हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, ये अपना बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो कि अवतल दर्पण के लिए और बच्चों उत्तल दर्पण के लिए दोनों को हम एक ही लेक्चर में करेंगे। एग्जाम में कभी कभी नाम से पूछ देता है, नाम से नहीं पूछेगा तो आप लोग एक ही तैयार कर लेना सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये बच्चों वक्रता केंद्र और या वक्रता त्रिज्या या मुख्य फोकस या फोकस दूरी है क्या बच्चों, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। जैसे मैं बात करता हूं, एक मेरे पास गोला है बच्चों। क्या है? गोला। इस गोले के छोटे से टुकड़े को काट करके अलग कर दिया बच्चों। ये गोले को छोटे से टुकड़े को काट कर अलग कर दिया। ठीक है सर, ऐसा कर दिया और बाहर लेप लगा दिया, तो ये एक आपका दर्पण बन गया। क्या बन गया बच्चों? दर्पण। अब ये कौन सा दर्पण है? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। इसका बच्चों मुख्य अक्ष हो गया। क्या है? मुख्य अक्ष। क्योंकि सेंटर पॉइंट जो है वो आपका क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट जो है वो कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है फिर बच्चों? ध्रुव। अब ध्यान रखिएगा, ये जो टुकड़ा हमने लिया है किसी न किसी गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पी और सी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये हमने जो दर्पण लिया किसी न किसी गोले का भाग होगा, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, ये भी क्लियर। अब बच्चों मान के चलते हैं कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरणें आपतित होती है और आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और बच्चों मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चीजें क्लियर? तो दोनों चीज आपको यदि पता है तो फिर संबंध आसानी से बनेगा, इसलिए मैं जिसे समझाना चाहा बच्चों। ठीक है, एक एक फैक्ट की बात करेंगे, कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा समय देना होगा। कि मैंने बोला कि भाई एक दर्पण मैंने बनाया, किसी न किसी गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा और उस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। सिंपल है सर। अब मान लीजिए मैंने कहा एक दर्पण बना ही लिया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलते हैं। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। कि माना हमारे पास एक दर्पण है। क्या है बच्चों? एक दर्पण है। मान के चलते हैं हमारे पास एक दर्पण है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक दर्पण बनाते हैं बच्चों, यहां पे हम बना लेते हैं एक दर्पण है। माना हमारे पास एक दर्पण है। दर्पण कैसे होगा? कि एक सतह पर लेप लगा होगा। ठीक है, और बाहर लेप लगा है, मतलब परावर्तक पृष्ठ कैसा है बच्चों? धंसा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ कैसा हुआ है? धंसा हुआ है। धंसा हुआ है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा है। परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है। इसमें क्या है बच्चों? एक मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष कैसा होगा सर? मुख्य अक्ष ऐसा होगा कि वो वक्रता केंद्र और यहां पे मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया बच्चों? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब ये कहां से होकर गया होगा? मुख्य अक्ष है जो कि कहां से होकर जाता है बच्चों? ध्रुव से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? ध्रुव से होकर जाता है। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं कहता हूं कि बच्चों ये आपका एम एन या एक्स वाई, जो भी आपको मानना है कि एक्स वाई क्या है बच्चों? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है और मुख्य फोकस यहां पर, सॉरी चलिए यहां पे बच्चों मैं एक बिंदु ले लेता हूं जिसको बोलता हूं मुख्य फोकस। यहां पर एक मुख्य फोकस है बच्चों और इसका वक्रता केंद्र होगा कुछ ना कुछ, तो यहां पे ले लेता हूं सी, या कि यहां पे ले लेता हूं सी। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं बच्चों, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, ये लो, ये मैंने बढ़िया प्यार से बताया, ये दोनों चीज भी बताया कि ऐसा क्यों लिया जाता है। कि ये जो मैंने पृष्ठ लिया है, दर्पण लिया अवतल दर्पण, किसी न किसी गोले का केंद्र होगा भाई इसका, मतलब किसी न किसी गोले का भाग है, तो उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। मतलब ये जो दर्पण है जिस गोले का विभाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये मुख्य फोकस जैसे आपका मुख्य अक्ष हो गया बच्चों, इसके समानांतर प्रकाश किरणें आएगी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर टकरा के जाएगी वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। इतना किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, मान के चलता हूं कि माना हमारे पास एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है।
एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण आपतित हो रही है बच्चों, ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है, और परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। ये बच्चों प्रकाश किरण आपतित तो हुई, प्रकाश किरण आपतित हुई, ये प्रकाश किरण आपतित हुई, और यहां पे मैं कहता हूं M बिंदु पर बच्चों आपतित हुई, परावर्तन के बाद F से होकर के इधर, है ना, बाहर चली जाती है बच्चों। जो भी आपको मानना है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB, यहां से किरण बच्चों आपका यहां से A चला, एक किरण A, यहां पर यदि आपने A मान लिया तो ये किरण यहां पर मान लो B, ठीक है, जो भी आपने लिखा है वही मान के चलो। AB प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात F से होकर के चली जाती है। अच्छा, यहां पे बच्चों यदि मैं B और C को मिला दूं, B और C को मिला दूं तो ये इसका क्या बन जाएगा जानते हैं क्या? अभिलंब बन जाएगा। जैसे भाई परावर्तन हो रहा है, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण, इसके बीच में एक अभिलंब होता है, तो भाई यहां पे जो दो कोण बनेंगे, एक बनेगा आपतन कोण जिसे I से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा कोण आपतन कोण, दूसरा कोण परावर्तन कोण जिसे R से रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना ही आप लोगों को सीखना है बच्चों। और यहां पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, जैसे मैं मान के चलता हूं थीटा कोण, जो भी मानना है मान सकते हैं, थीटा कोण बना रहा है। ये आपका डायग्राम बच्चों, यही चीज हिंदी में भी लिखा गया है कि माना X वही अवतल दर्पण है, P उसका ध्रुव है बच्चों, F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, प्रकाश किरण आपतित हुई है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो फोकस से ही होकर के जाएगी। किससे होकर जाएगी बच्चों? फोकस से होकर के जाएगी। अब मैंने कहा कि B और C को मिलाया बच्चों तो VC क्या है? अभिलंब है, और यहां पे परावर्तन की घटना हो रही है। I क्या है? आपतन कोण, R क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से हर एक बच्चा बता सकता है कि परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों? परावर्तन के नियम से बोलो सर, परावर्तन का नियम यह कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन का नियम यह कहता है कि आपतन कोण, क्या आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा? कोण A लेके चलते हैं, ये B है मेरे बच्चों B, और ये C हो गया ABC। परावर्तन कोण, परावर्तन कौन सा है? कोण कौन सा बच्चों? ये तो CBF है ना, CBF यानी I और R दोनों बराबर हैं। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। थोड़ा सा फैक्ट की बात आप समझना बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ी से आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। अब थोड़ा समझिएगा बच्चों, यदि दो रेखाएं समांतर है, जैसे मैं कहता हूं AB और मान लीजिए PC समांतर है, दो रेखाएं समांतर हैं मेरे बच्चों, तीसरी रेखा उसको काट दे तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण कहलाता है। कैसे? जैसे यहां पे जो कोण बना ना बच्चों, ये वाला जो बना I, और ये एकांतर कोण है बच्चों। क्या है? एकांतर कोण। समझने की कोशिश करिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। चूंकि समझने की कोशिश करिएगा, चूंकि यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, चूंकि आपका AB समांतर है PC के, इसलिए कोण ABC बराबर होगा किसके? कोण BCP के। किसके बच्चों? VCP के। और इसको हम कह सकते हैं कौन सा कोण? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। ये वाला कोण प्यारे बच्चों और ये वाला कोण बराबर हो गया। पहले स्टेप में हमने आपको यह समझाया कि ये वाला कोण तो जो था ये इसके बराबर था, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या समझाया कि ये कोण बच्चों, ये आपके एकांतर कोण है। इसका मतलब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे मैंने कहा कि ABC किसके बराबर है? CBF के। मतलब ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब बच्चों अंदर ही दोनों कोण बराबर हो गए। कैसे? समझने की कोशिश करिएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो,
यहां भी ABC, यहां भी ABC। इसका मतलब यदि बच्चों आपका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, सिंपल है। यदि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगा। मतलब कोण CBF बराबर कोण BCP। मतलब ये जो अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है, इसके दो कोण बराबर हो गए। फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं और उसको फिर मैं मिटा दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि मान लो ये आपका 45 है, तो ये इसके बराबर, ये भी 45 है, और ये 45 है तो ये भी 45 है। मतलब आपस में भी ये त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। सही है कि नहीं है? इसलिए बच्चों यहां पर आपको मैं हटा देता हूं, परेशान नहीं होना। तो यदि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा समीकरण 2 से और 1 से, तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा कि कोण आपका बच्चों CBF कहां पे है? CBF मतलब R वाला कोण, और कोण BCP मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। और यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं कि त्रिभुज आपका जो BCF में यदि में देखना बच्चों थोड़ा सा, यदि दो कोण बराबर हैं, समीकरण 3 दे दिया, दो कोण बराबर हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। मतलब बच्चों FC बराबर हो जाएगा BF। क्या हो जाएगा सर? FC बराबर हो जाएगा BF। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के, इसको आप समीकरण थोड़ा दे देना, समीकरण 4 था। किसी त्रिभुज के, यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी त्रिभुज के समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। मैं लिख दिया ताकि आप लोग कभी प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं बच्चों, तो कभी भी बात करेंगे यदि उनके सम्मुख भुजा की, तो सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती है। सम्मुख भुजा कैसे होती बच्चों? बराबर होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा, चल जाएगा, अभी आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है। अच्छा, यदि मैं कह देता कि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो F है खिसक करके यहां पर चला जाएगा, मतलब P के बराबर। यानी जो आपका बच्चों, यदि हम BF की बात करें तो F जो है P के पास चला जाएगा। तो जो BF है और चाहे PF है, ये दोनों बराबर हो जाते। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा होता। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो समझने की कोशिश करिए कि माना कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, माना दर्पण का द्वारक कैसा है? अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है। तब मैंने क्या बोला कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है। दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो F लगभग उसके P के नजदीक होगा। तो चाहे P से F की दूरी लेते, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये जाकर के यहां पे चला जाता ना भाई, दर्पण का द्वारक अत्यंत, तो B यहां पे चला जाता। ठीक है, तो B यहां पे चला जाता, यानी इस PF की लंबाई वो जो लगभग BF के बराबर हो जाता। भाई BF भाई यहां पे चला जाता ना, सिंपल नजदीक है कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा, तो जो F है वो कहां पे चला जाता? P के पास चला जाता। समझ रहे हैं ना? दर्पण का द्वारक यदि अत्यंत छोटा होता तो ये जो BF की लंबाई है वो लगभग यहां पे चला जाता बच्चों, PF के बराबर हो जाता। सॉरी, मैंने क्या बोला, उल्टा कर दिया क्या? दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता तो ऐसा होता कि B जो है इसके नजदीक चला, मैं यही तो बोला कि F चला जाता। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, फिर समझिएगा। दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता, तो दर्पण जब छोटा होता बच्चों तो B और इसके पास में आता, तो BF और PF बराबर होते। वही तो मैं सोच रहा था, उल्टा कह रहा हूं क्या? मैं क्या बोला? दर्पण का द्वारक छोटा होता, दर्पण का द्वारक जब छोटा होता तो लगभग ये बिंदु यहां ना होकर के यहां हो जाता। जब यहां हो जाता तो बच्चों लगभग जो BF है और PF के बराबर हो जाता। ये चीज हो जाता कि BF जो है वो PF के बराबर हो जाता। तो इस BF की जगह PF रख सकता हूं बच्चों, तो समीकरण 4 से देखना ना बच्चों, FC है और BF के जगह PF रख दूं। ठीक है, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में पीएफ जोड़ने पर, पीएफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पीएफ क्यों जोड़ रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा आपको। यहां पर एफसी कर दो, पीएफ कर दो, और यहां पर पीएफ कर दो, धन पीएफ कर दो। दोनों पक्षों में पीएफ जोड़ा ना, तो 2 पीएफ हो जाएगा इधर, और इधर देखो बच्चों एफसी और पीएफ जरा नजर डालना, एफसी और पीएफ ये दोनों जुड़ेगा तो पीसी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसी के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? पीसी के। अब चूंकि पीसी जो है ना बच्चों वो -R है, और जो पीएफ है ना वो -F है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों कि वक्रता केंद्र सी जो है वक्रता केंद्र है, तो यहां पर वक्रता त्रिज्या R होगी, तो R को सर यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या होगी? R होगी, वो भी -R, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से आगे की ओर जा रही है और हम विपरीत में दूरी ले रहे हैं। यहां से यहां तक की बात करें बच्चों तो ये आपका -F होगा। -F क्यों होगा सर? क्योंकि दूरी हम P से F ले रहे हैं, जबकि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ले रहे हैं ना। प्रकाश किरण A से B की दिशा में जा रही है, A से B की दिशा में, दूरी हम P से F में ले रहे हैं तो माइनस में ले रहे हैं। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, P से C की दूरी है, प्रकाश किरण A से B की दिशा में जा रही है, दूरी P से C की ओर ले रहे हैं, तो जब विपरीत दिशा में दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया? तो अब समझ में आ गया तो यहां पे इसलिए रख देंगे कि पीसी का मान कितना है? पीसी का मान है -R और इसका मान -2F। भाई R बराबर माइनस माइनस काट दो आप, R बराबर आपका आ गया 2F, या F बराबर आ गया R/2। यानी जो बच्चों आपका फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः इस प्रकार से आप लोगों का संबंध निकल कर आ गया। एक एक पॉइंट मैंने चर्चा किया भाई, 15 मिनट लग गया, क्योंकि अब अगले हम जो उत्तल दर्पण की बात करेंगे उसके कम समय लगेगा। भाई डायग्राम यदि क्लियर है तो फिर सब कुछ क्लियर है। पहले मैंने कहा ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये आपके कौन से कोण है बच्चों? ये कौन से कोण है? ये आपके परावर्तन और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। फिर इस कोण की तुलना इससे कर दी, जब ये इसके भी बराबर है इसके भी बराबर, तो आपस में बराबर हो गए। जब आपस में बराबर हो गए तो इनकी भुजा भी क्या हो गई? बराबर हो गई। भाई इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इस कोण के सामने वाली भुजा ये, अब ये भुजा इसके बराबर हो गई, यही चीज तो बताया। फिर कहा दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी इसके नजदीक आ जाएगा, तो पीएफ की बात करो चाहे बीएफ की बात करो दोनों समान हो जाएगा, वही चीज लेकर चला। फिर दोनों पक्षों में पीएफ क्यों जोड़ा? क्योंकि पीएफ जोड़ने के लिए बच्चों क्या है, मुझे पीसी भी चाहिए, पीसी था नहीं, इसलिए यदि हम एफसी में पीएफ जोड़ देते तो पीसी निकल कर आ जाता। देखो जरा यहां पे देखो बच्चों, एफसी में पीएफ जोड़ देते तो पीसी निकल कर आ जाता। तो पीसी निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हमने पीएफ दोनों पक्षों में जोड़ा। अगले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर की बात कर रहे हैं, अभी 10 मिनट देखोगे तो और भी यही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे सर, स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोगों को दिक्कत जाएगी। इतना यहां पर गोदा गादी हो गया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टास्क की ओर, जो हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए अब उत्तल दर्पण का थोड़ा सा डायग्राम अलग हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बच्चों, और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर नहीं है, इस बार उभरा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? उभरा हुआ रहेगा। अब इसका मुख्य अक्ष है, उसका मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब प्रकाश किरण कैसी आएगी? प्रकाश किरण समांतर ही आएगी, प्रकाश किरण समांतर ही आएगी। प्रकाश किरण से समांतर आई और परावर्तन के बाद चली गई, परावर्तन के बाद लौट गई, परावर्तन के बाद लौट गई, भाई परावर्तन हो गई। अब इसका कोई ना कोई अभिलंब होगा। अच्छा, परावर्तन के बाद लौट गई तो भाई इसमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आता हुआ नजर आएगा, ऐसे। ठीक है, और वो किस बिंदु से नजर आएगा? एफ से नजर आएगा। किससे बच्चों? एफ से नजर आएगा। इसका एक अभिलंब भी होगा सर, इसका एक अभिलंब भी होगा, इसका एक अभिलंब भी होगा, इसके लंबवत एक अभिलंब भी होगा, ऐसा, जो किससे नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा कि ये पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। वो किससे नजर आएगा जानते हैं? ऐसा लगेगा कि सी से आता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये आपका बच्चों, ये आपका हो गया। फिर से इसी में बात करते हैं,
कि अपना क्या है एक्स वाई एक दर्पण है बच्चों, एक्स वाई ले लिया अपन ने, एक्स वाई एक दर्पण है, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र सी है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु एफ है प्यारे बच्चों, ठीक है। ए बी जो है प्रकाश किरण, ये आपका ए बी है प्रकाश किरण आता है, परावर्तन के बाद बी एम दिशा में चला जाता है परावर्तन होकर। अब आपको परावर्तन का नियम आपको पता है बच्चों कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये आर है बच्चों, तो ये भी आर होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि इस तरीके से दो रेखाएं काटती है तो आमने सामने जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। चित्र थोड़ा सा छोटा नजर आता होगा लेकिन इतना बहुत बड़ा है, इतना काफी है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। सर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आप तो सोचे थे कम में हो जाएगा, चिंता ना करो, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। बस सिंपल वही चीज कराएंगे कि सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है सर? परावर्तन का नियम ये कहता है कि यदि आपतन कोण की बात करें, ये एम है प्यारे बच्चों, तो आप इसको एन मानकर चलते हैं, तो ए बी एन की बात करें परावर्तन के नियम से बच्चों, आपतन की बात करते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण जो बच्चों ए बी एन वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण किसके बराबर होगा? एन बी एम के बराबर होगा, एन बी एम के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 दे देंगे। बड़े प्यार से समझना बच्चों, कठिन कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि जहां भी परावर्तन होगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है सर। ए बी एन है ना, मतलब ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो गए। ये चीज तो क्लियर, सबको क्लियर? ठीक है सर, इतना क्लियर। चलो इसको हम अपन हटा देते हैं, ठीक। दूसरा चीज बच्चों, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे मैं एक बार यहां पे डायग्राम बनाता हूं कि ये वाला रेखा इधर जा रहा है, ये रेखा इधर जा रहा है, तो ये वाला जो कोण है और ये कोण दोनों एकांतर कोण होंगी। क्या होंगी? एकांतर कोण होंगी। याद रखिएगा, एकांतर कोण होंगी बच्चों, ठीक है, एकांतर कोण होगी। वाह, यहां पे मैं लिखूंगा थोड़ा सा, वाह जो कोण मैंने एक बताया आपको कि एन बी एम जो है वो बराबर होगा कोण, ऐसा ले लो, सी बी एफ के। ऐसा क्यों सर? ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण नहीं है यार, ये एकांतर कोण नहीं है सर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण नहीं है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण प्यारे बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान रखना, शीर्षाभिमुख कोण कब? जैसे मैंने कहा दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है सर। ये चीज भी क्लियर हुआ, मतलब ये आपस में बराबर है, ये बराबर है, लेकिन इसका संबंध नहीं आ रहा। देखो एक चीज और बताता हूं, जैसे मैंने कहा, देखना बच्चों, ये वाली रेखा दो समांतर रेखाओं काटती है, ये वाले और ये वाले, तो ये जो कोण है बच्चों और ये कोण, ये संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण, ठीक है। क्या कहलाएंगे बच्चों? संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। मतलब यदि मैं कह दूं कि कोण ए एन बी जो है, जो कोण ए बी एन जो है, कोण ए बी एन जो है वो इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण पी सी बी के बराबर होगा। कौन सा पी? यहां पे पी है ना ध्रुव आपका, ठीक है। ये बच्चों आपका समीकरण 2 था और ये समीकरण 3 था। समीकरण 1, 2, 3 से ये निष्कर्ष निकलेगा, समीकरण 1, 2 व 3 से ये निष्कर्ष निकलेगा कि त्रिभुज की दो कोण बराबर होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा CBF, कोण CBF, कोण PCB के। आप लोग देख लो, ऐसा क्यों? देखना, बड़े ढंग से समझना, मैं आपको बताते चलता हूं। थोड़ा सा यहां पे दूसरा कलर लेता हूं बच्चों। ये कोण बराबर था, 1 था, तो ये भी 1 है, ठीक है सर। ये कोण यदि 1 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 1 है,
ठीक है। अब जब ये कोण एक है तो इसका संगत कोण ये है बच्चों, ये भी एक है, तो ये भी तो दोनों आपस में एक एक है। फिर समझना, ये दोनों आपके कौन से कोण हैं, ये दोनों कौन से कोण हैं, ये है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से, तो ये बराबर एक है तो ये भी एक है सर, ठीक है। ये कोण कौन सा है, तो ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर है। और ये कोण कौन से हैं बच्चों, ये संगत कोण, ये कोण कौन से हैं, संगत कोण, तो संगत कोण एक है तो ये भी एक होगा, मतलब यहां का मान भी एक आया, यहां का मान भी एक आया, तो कुल मिलाकर के बराबर आ गया बच्चों। क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। समझ में आया कहानी। चलो, लंबा चौड़ा कहानी फेंकना पड़ता है, लेकिन क्या करें भाई, यदि नहीं समझाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। कोण PC, तो इसलिए मैंने कहा कि अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, इसका मतलब PCB, PC जो B है बच्चों, वो कोण होगा CBF के, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। अच्छा, अब मैंने तो यही चीज तो लेना चाहा कि यदि भाई साहब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा BF और इस कोण के सामने वाली भुजा ये FC बराबर होंगी, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि कोण बराबर तो सामने वाली भुजा बराबर होती है। क्या होती है, सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसलिए त्रिभुज VCF में जो आपका VF बराबर होगा FC। ऐसा क्यों सर, तो जरा ध्यान देना, फिर से समझना कि भाई ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये R के सामने वाला कोण बच्चों, ये जो आपका FC है और ये जो आपका BF है, ये बराबर हो गया। फिर वही दर्पण का द्वारक छोटा तो P इसके नजदीक आ जाएगा, P यहां पे आ जाएगा, तो BF और PF बराबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यानी इसका मतलब मैंने कहा कि यदि दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है। कैसा बच्चों, छोटा है, तब जो BF है लगभग PF के बराबर हो जाएगा, लगभग PF के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। फिर से समझना बच्चों, जब ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा, दर्पण छोटा होगा, तो B लगभग इसके P के नजदीक होगा, तो जब BF लेते चाहे PF लेते बराबर हो जाता। सही है सर, इसलिए BF की जगह PF लिख देता, तो यहां पर PF लिख देता हूं, PF, BF की जगह PF बराबर FC। अब वही पिछले बार जैसे कि दोनों पक्षों में PF ही जोड़ने पर, तो भैया इधर PF है तो PF ही रहने दो, जोड़ दिया। इधर FC में PF जोड़ दो, तो PF 2F 2PF हो जाएगा, PF PF 2PF हो जाएगा। लेकिन बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि ये आपका क्या है, ये आपका F है और ये आपका क्या है, ये कैपिटल R है। अब देखना प्लस क्यों लूंगा वो बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये समझो कि PF और FC जुड़ेगा तो PC हो जाएगा, PF और FC जुड़ेगा तो PC हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, PC हो जाएगा। अब चूंकि ये जो PF है बच्चों वो आपका F होगा, वह PC जो होगा वो आपका R होगा। सर इस बार माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, देखो बच्चों इस बार P से आगे की ओर ले रहे हैं। दिशा देखना, प्रकाश किरण ए से B की ओर जा रही है, दूरी भी हम P से C उसी की दिशा में ले रहे हैं, यानी जिस दिशा से प्रकाश किरण जा रही है उसी दिशा में हम दूरी ले रहे हैं। फिर समझना, जिस दिशा में प्रकाश किरण जा रही है उसी दिशा में बच्चों हम दूरी ले रहे हैं, तो प्रकाश की किरण की दिशा और दूरी की दिशा जिस दिशा से हम ले रहे हैं उनका समान है, इसलिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों धनात्मक जब चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा और यहां पे वैल्यू रख देंगे 2F बराबर R या F बराबर बच्चों R/2, और ये चीज वहां भी सिद्ध हो गया था और वही चीज यहां पे भी सिद्ध होता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यानी गोलीय दर्पण के लिए यदि हम वक्रता त्रिज्या की बात करें, है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगना होता है, या फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
तो इस तरीके से लेक्चर खत्म होता है और सारा चीज नोट्स में भी रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, जैसे ये थ्योरम नोट्स में हो सकता है ना हो, लेकिन इसमें आप लोग कर लिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नोट्स में नहीं रहता लेकिन लेक्चर में करा दिए जाते हैं, कुछ चीज लेक्चर में नहीं रहता तो नोट्स में मिल जाते हैं। तो आप लोग जरूर नोट्स ले लें, 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर हर वीडियो लेक्चर में दिया जाता है 9685299149 9685292949। आज का लेक्चर कैसा लगा, मजेदार रहा, कैसा रहा, आप लोग बताइएगा जरूर। एक एक पॉइंट जो बच्चा समझा होगा उसी से थ्योरम बनेगा, अन्यथा तो भूल जाओ कि आप फिजिक्स का थ्योरम समझ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।